हेलो ट्रेडर्स। तो फाइनली एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का आईपीओ आ चुका है। अभी इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जो हम लोग सब आईपीओ के डिटेल्स में जानते हैं, जैसे कि कंपनी क्यों पैसे उठा रही है, कितने पैसे उठा रही है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे लग रहे हैं, साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि शेयर होल्डर कोटा कैसे काम करेगा या काम करेगा भी या नहीं करेगा। ये सब कुछ जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो चलिए गाइस, बिना कोई देरी के ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हैं इमर्जिंग बुल्स। और चलिए हम लोग डीप डाइव एनालिसिस करते हैं एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के आईपीओ का। अभी सबसे पहले हम लोग आईपीओ की डेट्स जान लेते हैं। तो आईपीओ ओपन होगा 19 तारीख को, 19 नवंबर को, और ये चलेगा 22 नवंबर तक। अलॉटमेंट होगी 25 तारीख को, और जो आपके डीमैट अकाउंट में आपके शेयर्स आ जाएंगे 26 तारीख को। जिसको अलॉटमेंट नहीं मिली है 26 तारीख को ही आपको रिफंड भी मिल जाएंगे, और 27 तारीख को ये स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी कुछ और डिटेल्स जान लेते हैं आईपीओ की। तो 10 रुपये की फेस वैल्यू पर ये शेयर आ रहा है। प्राइस बैंड है 102 से 108 के बीच का। अगर अपने को अप्लाई करना है तो 108 की प्राइस पर ही हम लोग अप्लाई करेंगे। 107.90 पर भी अप्लाई करोगे तो 99.99% आप लोगों की एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी, तो इस बात का ज़रूर ध्यान देना। 138 शेयर्स का एक लॉट बनाया गया हुआ है। और जो टोटल इशू साइज़ है, यानी कि कितने पैसे कंपनी को चाहिए, तो आप देख सकते हो 10,000 करोड़ का आईपीओ है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा आईपीओ है, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा आईपीओ, काफ़ी ज़्यादा बड़ा आईपीओ है। और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, यानी कि जो भी पूरा है पैसा है वो पूरा कंपनी के पास ही जाएगा। और जो भी कंपनी के एक्सपांशन या क्या कहते हैं कर्ज वर्ज कुछ रहेंगे, वो सब कुछ कम करने के लिए कंपनी के पैसे जाएंगे। ठीक है, वो हम लोग डेफिनेटली आगे ज़रूर देखेंगे। एम्प्लॉय डिस्काउंट 5 रुपये पर शेयर, यानी कि अगर 108 का जो लिस्टिंग ब्रांड जो प्राइस बैंड है, तो 103 हो जाएगा मैक्सिमम प्राइस बैंड। तो वो जो ऐसे होता है 5 रुपये डिस्काउंट मिल जाता है एम्प्लॉयज़ लोग के लिए। अभी अगर हम लोग एप्लीकेशन की बात करेंगे और कैटेगरी इन्वेस्टर कैटेगरी की बात करेंगे, तो 75% क्यूआईबी को दिया गया है, रिटेल को 10% है, और एचएनआई को 15% है। रिटेल एक मिनिमम एक लॉट ले सकता है, जिसका कॉस्ट पड़ेगा 14,900 रुपये। मैक्सिमम 13 लॉट में एंट्री बना सकता है, जो कि 1,93,000 का होगा, और उसके ऊपर जो भी होंगे वो ऑटोमेटिकली एचएनआई कैटेगरी में चले जाएंगे। ठीक है, अभी प्रमोटर होल्डिंग की बात करेंगे तो 100% प्रमोटर होल्डिंग कंपनी के पास ही है। पोस्ट आईपीओ डेफिनेटली वो होल्डिंग कम हो जाएगी। ठीक है, अभी सबसे पहले हम लोग वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ना एक और एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। अभी शेयर होल्डर कोटा क्या होता है ना, कि आपके पास एनटीपीसी का जो शेयर है, एनटीपीसी लिमिटेड का शेयर, अभी जो एनटीपीसी ग्रीन लिमिटेड ने क्या करा, ये लोग ने 12 तारीख को अपना डीआरएचपी फाइल करा। अभी सबसे पहले कंपनी एक सॉरी आरएचपी फाइल कर सबसे पहले कंपनी डीआरएचपी फाइल करती है, जो कि होता है ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। अब इसके अंदर क्या होता है कि वो लोग सेबी के बाद एप्लीकेशन देते हैं, बताते हैं कि भाई हम लोग को इतने इतने आईपीओ इतने इतने पैसे का आईपीओ लाना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये हमारी कंपनी के फाइनेंशियल्स है, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। ठीक है, वो 400-500 पेज का एक डॉक्यूमेंट रहता है। तो उसके ऊपर ना लेकिन मोटा मोटी इन्फॉर्मेशन रहती है, सब इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है। जब वो एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस यानी आरएचपी फाइल कर दिया। जब वो आरएचपी फाइल कर दिया, यानी कि आईपीओ अभी इस तारीख को लाइव हो जाएगा, यानी कि सेबी ने वो अप्रूव कर दिया है कि हाँ भाई तुम अपना आईपीओ ला सकते हो करके। तो जिस दिन आरएचपी फाइल होता है, उसके एक दिन पहले तक अगर आपके पास उस आने वाली कंपनी का, अगर पेरेंट कंपनी का अगर ये रहेगा, क्या बोलते हैं, स्टॉक रहेगा, भले से वो 1 शेयर क्यों ना हो, भले से 1 लाख शेयर क्यों ना हो, तो आपको एक शेयर होल्डर कोटा का भी एक ऑप्शन मिल जाता है अप्लाई करने के लिए। तो अभी अगर आप नॉर्मली अगर अप्लाई करोगे, जैसे मान लो मेरे पास एनटीपीसी का कोई शेयर नहीं है, और मुझे अगर इस आईपीओ में अप्लाई करना है, तो मैं सिर्फ एक ही एप्लीकेशन डाल सकता हूँ, या तो रिटेल का डाल सकता हूँ या तो एचएनआई का डाल सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास ऑलरेडी एनटीपीसी का शेयर है, या तो मैं ऑलरेडी एक एम्प्लॉय हूँ, तो मैं 2 एप्लीकेशन डाल सकता हूँ, एक रिटेल के हिसाब से, दूसरा एम्प्लॉय या शेयर होल्डर के हिसाब से। अभी जो शेयर होल्डर, अभी मुझे किस दिन तक मेरे पास वो शेयर होने चाहिए, जिस दिन आरएचपी फाइल होता है उसके एक दिन पहले तक। तो आरएचपी ये लोग ने फाइल करा था एनटीपीसी ने 12 नवंबर को। ठीक है, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ 14 तारीख को, 1:30 के आसपास रात के। आप 14 तारीख के दिन ही, मतलब शाम के दिन आप देख लोगे, तो 14 तारीख के मतलब 12 तारीख के पहले, यानी कि 11 तारीख तक आपके पास एनटीपीसी का शेयर होना चाहिए आपके डीमैट अकाउंट में। ठीक है, पहली बात तो ये। अभी अगर आप ये सोचोगे कि मैं 1 नवंबर को शेयर ले लेता और 10 तारीख को शेयर बेच देता, तो क्या मुझे क्या कहते हैं शेयर होल्डिंग कोटा मिलता है, ऐसा नहीं है।
जब आर फाइल होता है आपके ये होल्डिंग्स में होना चाहिए, यानी कि 11 तारीख को भी अगर आपने शेयर खरीद लिया तो भी कोई बात नहीं, 10 तारीख को भी आपने शेयर खरीद लिया कोई बात नहीं। आर फाइल होने से पहले आपके अगर ब्रोकिंग अकाउंट में अगर ट्रेडिंग अकाउंट में अगर आपके पास एन का शेयर है, ठीक है, तो आपको शेयर होल्डर कोटा का ऑप्शन ऑटोमेटिकली मिल जाएगा और आप एलिजिबल हो जाते हो। अभी ये जो शेयर होल्डर कोटा है ये कहाँ से निकलेगा, ये निकलेगा रिटेल शेयर्स में से। जो 10% है वो नॉर्मल रिटेलर्स के लिए भी एप्लीकेबल रहेगा, साथ ही साथ वो शेयर होल्डर्स के लिए भी एप्लीकेबल रहेगा। तो जहाँ पर मैं एक एप्लीकेशन डाल सकता था वहाँ पर मैं दो एप्लीकेशन डाल सकता हूँ, एक शेयर होल्डिंग के हिसाब से और रिटेल के हिसाब से। तो इसमें क्या होता है कि मेरी जो चांसेस है आईपीओ मिलने की, आईपीओ अलॉट होने की, वो थोड़ी सी मैक्सिमाइज हो जाती है, यानी कि संभावना उसकी बढ़ जाती है। तो इस बात का हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। अभी एक और एक आईपीओ आने वाला है जो है एच डी बी फाइनेंशियल्स, जो कि एच डी एफ सी की सब्सिडरी कंपनी है। तो उसके लिए आपके पास एच डी एफ सी का शेयर होना ज़रूरी है आपके अकाउंट में, तब जाके ही आप एच डी बी फाइनेंशियल के शेयर होल्डर कोटा में आप अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो नॉर्मल रिटेल वाला अप्लाई तो आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस बात का ध्यान हम लोग को रखना चाहिए। अगर कोई भी कन्फ्यूजन रहेगा शेयर होल्डर कोटा के लिए तो कमेंट कर देना, मैं उसका कमेंट पे आंसर डालने की ट्राई करूँगा, या तो फिर एक डेडिकेटेड शेयर होल्डर कोटा के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अभी कंपनी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो कंपनी 2 साल पुरानी कंपनी, अप्रैल 2022 में हुई थी, ठीक है। और ये एनटीपीसी लिमिटेड की सब्सिडरी सब्सिडरी यानी कि सिस्टर कंपनी हम लोग मान लेंगे, ठीक है। एज ऑफ August 31, 2024 कंपनी हैड एन ऑपरेशनल कैपेसिटी ऑफ 3071 मेगावाट्स, यानी कि हम लोग इसको गीगावाट्स भी बोल सकते हैं, सोलर प्रोजेक्ट्स के और 100 मेगावाट्स के विंड प्रोजेक्ट्स के। 6 स्टेट्स में ये लोग के इतने सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। ऑपरेशनल कैपेसिटी है ये लोग की, प्रोजेक्ट्स चल नहीं रहे, ये लोग की ऑपरेशनल कैपेसिटी की, ये लोग इतना कैपेसिटी का प्रोजेक्ट उठा सकते हैं, ठीक है। जून 2030-2024 तक कंपनी के पोर्टफोलियो पे 14,500 साढ़े चौदह हज़ार मेट्रिक वॉट के पोर्टफोलियो था। इसके अंदर 3,000 के आसपास ऑपरेटिंग प्रोजेक्ट्स थे जो ये लोग खुद ही ऑपरेट करते हैं, ठीक है। और 11,500 मेट्रिक वॉट्स के जितने ये लोग के कॉन्ट्रैक्टेड एंड अवॉर्डेड प्रोजेक्ट्स थे, यानी कि ये लोग ने कोई दूसरी कंपनी के लिए उतने के कॉन्ट्रैक्ट करे रहेंगे, ठीक है, वैसा होता है वो। अभी अगर हम लोग देखेंगे तो कंपनी इज कंस्ट्रक्टिंग 31 रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन 7 स्टेट्स टोटलिंग 11,771 मेट्रिक वॉट्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली कंपनी और रिन्यूएबल एनर्जी की जो प्रोजेक्ट्स वो कंस्ट्रक्ट भी कर रही है और बना भी रही है, तो डेफिनेटली एक अच्छी बात है। कहीं ना कहीं ऑलरेडी कंपनी ग्रो करने का सोच रही है। दूसरी बात क्या है ना कि ये जो इंडस्ट्री है या जो सेक्टर है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब एक ग्रोइंग सेक्टर है, क्योंकि ना ना सिर्फ इंडिया में इसका इतना ज़्यादा एक एवोल्यूशन बनता हुआ दिख रहा है, बट साथ ही साथ यूएस जैसी कंट्रीज़ में और बहुत सारे दूसरे देशों में ग्रीन एनर्जी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक बात हो रहा है कि जहाँ पर हम लोग को मतलब ये जो भी कार्बन एमिशन होता है, अगर आप लोगों ने पिछले साल या फिर ये साल एप्पल का जो एप्पल आईफोन है वो लोग का अगर आप लोगों ने लॉन्च इवेंट देखा होगा, तो लोग हमेशा बोलते रहते हैं कि हम लोग 2030 तक हम लोग को ज़ीरो कार्बन एमिशन जाना है, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी के पास जाना है। तो इससे क्या होता है, जितना भी पॉल्यूशन है वो कम हो सकता है या कंट्रोल्ड हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए ये ज़्यादा बहुत एग्रेसिवली ये एक ग्रोइंग इंडस्ट्री बन रही है, बट इसके अंदर अभी जो बड़ा प्लेयर कौन बन के आएगा वो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। बाकी जो इंडस्ट्री है वो डेफिनेटली एक इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री तो ज़रूर है, ठीक है। कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है? Prompted by NTPC Limited with its extensive experience in large-scale projects, execution maintains strong relationship with off-takers and suppliers and showcases significant financial strength। ठीक है, NTPC ऑलरेडी एक लिस्टेड कंपनी है, तो ऑब्वियसली ये लोग का जो जो रिलेशनशिप है वो लोग के सप्लायर्स के पास वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये लोग का जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं अच्छे खासे, मतलब बोले ना ह्यूज स्केल पे प्रोजेक्ट होते हैं बड़ी मात्रा में, तो वो प्रोजेक्ट को अलग एग्जीक्यूट करने आता है ये लोग को। ऐसा नहीं है कि मतलब आज अगर आप समझो, अब मैं एक क्या कहते हैं एक बिल्डर हूँ, मुझे सिर्फ एक बिल्डिंग बनाने आती है, लेकिन कल को अगर आप मुझे बोल दोगे कि मान लो मुझे एक एक आईफिल टावर जैसा समझो एक कुछ कॉपी बनाना है, या फिर इंडिया गेट का एक कॉपी बनाना है, ठीक है। या फिर मुझे जहाँ पर मैं एक बिल्डिंग बनाता हूँ 1 साल के अंदर, वहाँ पर आप मुझे बोलोगे कि मुझे 100 बिल्डिंग बनानी है 1 साल के अंदर, तो मैं क्या वो उतने ही क्षमता से मैं क्या उतना अच्छे तरीके से मैं वो 100 बिल्डिंग बना पाऊँगा, एक कॉम्प्लेक्स अच्छे से बना पाऊँगा, एक स्टेडियम अच्छे से बना पाऊँगा? तो शायद मैं नहीं बना पाऊँगा। तो इसके लिए उस मतलब आपको एक एक्सपीरियंस्ड प्लेयर की ज़रूरत होती है, जो कि ये लोग का एनटीपीसी लिमिटेड के हिसाब से एक डेफिनेटली एक अच्छा वो मार्केट वैल्यू है, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी बात है।
As of June 2024, the company has a portfolio of 14,696 मेगावाट सोलर एंड विंड प्रोजेक्ट, जो कि हम लोग ने ऑलरेडी इधर डिस्कस करा था, ठीक है। एक्सपीरियंस टीम इन रिन्यूएबल एनर्जी एंड प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, ठीक है। कंपनी के पास 234 वर्कफोर्स एम्प्लॉयज़ थे, यानी कि वर्कफोर्स यानी कि मतलब एम्प्लॉयज़। और उसके बाद कंपनी यूटिलाइज द सर्विसेज ऑफ 45 कॉन्ट्रैक्टेड लेबर्स, यानी कि जो 45 जो है वो लोग कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स है, यानी कि जब वो लोग की ज़रूरत पड़ेगी तब वो लोग को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वो लोग को उठा लेंगे। बाकी टाइम वो लोग के जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ है वो 234 के आसपास है, ठीक है। अभी अगर हम लोग फाइनेंशियल्स की बात करें जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप देखोगे फुल ईयर और इसके बाद हाफ ईयर। तो ये पहली अभी तक जितने भी आईपीओ आए रिसेंटली लास्ट वीक में 3-4 आईपीओ है, उसके पहले कुछ 3-4 आईपीओ है, तो मोटा मोटी 6-7-8 आईपीओ तो आ चुके हैं, जिसके अंदर किसी भी कंपनी ने हम लोग को 2 क्वार्टर के फाइनेंशियल्स नहीं दिए। ये एक पहली कंपनी है। और मैं सारे वीडियो में बोलता रहा था कि दोनों क्वार्टर ख़त्म होकर अच्छा खासा टाइम हो गया है, फिर भी हम लोग को दूसरे क्वार्टर के रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। तो ये काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा फिलहाल। तो अभी अगर हम लोग एसेट्स की बात करेंगे तो 2023 में 18,500 करोड़ के एसेट से बढ़कर 27,000 करोड़ के एसेट हो गए। उसके बाद इधर 32,000 करोड़ के एसेट हो गए। तो 6 महीने के अंदर ही 5,500 करोड़ के आसपास के एसेट्स ये लोग ने जोड़ लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। रेवेन्यू की बात करेंगे तो 170 करोड़ का रेवेन्यू है। उसके ऊपर उसके बाद 2,000 करोड़ का रेवेन्यू, उसके बाद 1,130 करोड़ का रेवेन्यू। अगर इसको हम लोग इंटू 2 कर देंगे, इंटू 2 क्यों? क्योंकि 6 महीने का फाइनेंशियल ये लोग ने दिया है, 6 महीने का हम लोग को प्रोजेक्ट करना है। तो यानी कि मोटा मोटी वापस वही 2,300 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्शन बनते हुए आ रहा है, 2,200-2,300 करोड़ का प्रोजेक्शन बनते हुए आ रहा है। अभी काफ़ी लोगों को आप लोगों के दिमाग में ये रहेगा कि भाई 2022 का हम लोग के पास डेटा क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप लोगों ने ऊपर यहाँ पर ध्यान से देखा होगा, ये जो कंपनी है ये शुरू ही हुई थी अप्रैल 2022 में। तो 2022 का हम लोग के फाइनेंशियल्स कहाँ से आएगा, ठीक है। तो इसीलिए इस बार सिर्फ 3 ही कॉलम है, जिसमें जो तीसरा वाला कॉलम है वो करंट ईयर का है। तो ये बात का ध्यान रखना। अभी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करेंगे तो 171 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, फिर उसके बाद 344 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, और उसके बाद 175 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। अभी अगर हम लोग परसेंटेज की टर्म्स में बात करेंगे तो 16-17% के ऊपर ये चल रहा है फिलहाल। अभी काफ़ी लोगों को ना एक ये भी डाउट रहेगा कि 170 करोड़ का रेवेन्यू था, यानी कि 170 करोड़ का मैंने माल बेचा, तो मेरा प्रॉफिट 171 करोड़ कैसे हो गया, ठीक है। अगर मैंने 170 करोड़ का माल बेचा है, ठीक है, तो उसके बाद मेरा जो सप्लाई का जो पैसा है वो भी कट होने के बाद तो मेरा जो प्रॉफिट है वो मान लो 100 करोड़ होना चाहिए, 50 करोड़ होना चाहिए, 10 करोड़ होना चाहिए, जो भी होना चाहिए, लेकिन वो सेल के पैसे से तो ज़्यादा नहीं होगा ना। तो ऐसा तब होता है कि जब आपका नाम होता है ऑलरेडी इंडस्ट्री में, तो काफ़ी बारी आपको एडवांस पेमेंट्स भी आ जाती है, तो वो भी आपके फाइनेंशियल्स में रिफ्लेक्ट करता है। तो इस बात का भी हम लोग को ध्यान देना चाहिए। अभी अगर हम लोग रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करें तो रिजर्व्स पहले 167 करोड़ के थे, फिर बढ़कर 512 करोड़ हो गए, और अभी भी ऑलमोस्ट 600 करोड़ के रिजर्व्स हो गए हैं। यानी कि पिछले 6 महीने में भी कुछ 88 करोड़ के आसपास के रिजर्व्स जोड़ दिए गए। बोरोइंग्स की बात करेंगे तो पहले 12,800 के करीब 12,800 करोड़ के आसपास की बोरोइंग्स थी। अभी वो बढ़कर 17,000 करोड़ के आसपास की बोरिंग्स हो गई है। 6 महीने के अंदर 5,000 करोड़ बोरिंग्स ऐड हो गई है, जो कि कंसर्निंग सी बात है। क्योंकि अगर ऐसा ही रहा तो अब मतलब ये साल ख़त्म होते होते जो बोरोइंग्स है वो सीधा डबल हो जाएगी, यानी कि 24,000 करोड़ के आसपास की बोरोइंग्स हो जाएगी। इस बात का हम लोग को ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। अभी अगर हम लोग मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करेंगे तो एनटीपीसी ग्रीन का मार्केट कैप बनकर आ रहा है 91,000 करोड़ का, जो कि एक लार्ज कैप इंडस्ट्री ही माना जाएगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज़ की बात कर लेते हैं। आर ओ ही 7.39 का है। डेट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी ज़्यादा हाई है, 1.91 का। डेफिनेटली जितना डेट डेट कम होगा उतना ज़्यादा अच्छा है। प्राइस टू बुक वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा हाई लग रहा है मुझे, 9.89 का। सबसे अच्छा मुझे पैट मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन लग रहा है, जो कि 16.2% का है। अगर ये मेंटेन रहा तो डेफिनेटली कंपनी एक अच्छे अच्छे वैल्यू से ग्रो करती रहेगी, और अच्छे क्या बोलते हैं कैगर से ग्रो करती रहेगी। प्री आईपीओ अगर इसका ईपीएस देखें तो 0.46 का है, पोस्ट आईपीओ 0.42 का हो जाएगा। पीई डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हाई चल रहा है, पहले 235 के आसपास का था, फिर वो पोस्ट आईपीओ 260 के आसपास का हो जाएगा। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि कंपनी को पैसे क्यों चाहिए। कंपनी को जो ये लोग की एक सब्सिडरी है, एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, एनआरईएल,
उसका जो रीपेमेंट प्रीपेमेंट वो सब जो भी वो लोग का बोरोविंग्स है वो लोग को वो ख़त्म करना है, ठीक है। और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज इसको तो हम लोग छोड़ देते हैं। अभी इसके अंदर कैसा है ना कि ये लोग के खुद की मतलब एनटीपीसी ग्रीन के ऊपर 17,000 करोड़ के आसपास की बोरिंग्स है। और ये लोग की जो दूसरी कंपनी है उसके उसके पास भी कुछ ना कुछ बोरिंग्स होगी। अगर उसके पास मान लो 10,000 करोड़ की या 2,000 करोड़ की मान लो फॉर एग्जांपल बोरिंग्स है, तो ये लोग 2,000 करोड़ उसमें डाल देंगे और 8,000 करोड़ में से कुछ मतलब मान लो 6,000 करोड़ ये लोग की बोरिंग्स खत्म करेंगे और 2-3 हज़ार करोड़ कुछ ना कुछ ये लोग के प्रोजेक्ट्स के लिए वर्किंग कैपिटल सब के लिए जो भी पैसा चाहिए रहता है वो सब के लिए पैसा रह सकता है। तो मुझे तो फिलहाल ये आईपीओ ठीक ठाक लग रहा है। डेफिनेटली ओवर सब्सक्रिप्शन हो सकता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों को एनटीपीसी ग्रीन का इस आईपीओ का वेट था, ठीक है। फाइनेंशियल्स अच्छे ही लग रहे हैं, ज़्यादा कुछ इतना बुरा नहीं लग रहा है और बोरोविंग्स के अलावा इतना ज़्यादा कुछ बुरा नहीं लग रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू डेफिनेटली थोड़ा सा हाई है, पी रेशो भी थोड़ा सा हाई है, बट वो डेफिनेटली धीरे धीरे कंट्रोल हो सकता है जैसे जैसे लोग अपने प्रॉफिट्स बढ़ाएंगे तो वैसा वैसा। और जितना इंडस्ट्री में मतलब ये जो रिन्यूएबल एनर्जी वाला जो सेक्टर है ये जितना और इनोवेशंस करेगा और जितना एडवांस होगा तो उतना कहीं ना कहीं डेफिनेटली ये लोग को एक ग्रोथ बनता हुआ मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं अभी तक तो ये इंटरेस्टिंग ही लग रहा है, इतना ज़्यादा कुछ बुरा कुछ है नहीं, बट डेफिनेटली कुछ कुछ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको ये आईपीओ कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, क्या आप अप्लाई करोगे या नहीं करोगे, करोगे तो क्यों करोगे, नहीं करोगे तो क्यों नहीं करोगे। आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, बेल नोटिफिकेशन दबा दो और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।